हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस में। आज हम बिल्कुल एक नया सीरीज लेकर शुरू करने जा रहे हैं जो अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स के बारे में हम जहां डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर मैं कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट, तो वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक नहीं दो सब्जेक्ट में ये टॉपिक ओवरलैप करता है। आपको बोथ पॉलिटी एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री में इस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं कहती हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो इसके पीछे भी रीज़न है। पहला कि बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके फीचर्स अगर हमें पिछले एक्ट के नहीं पता है या हम नहीं समझ पाए तो अगले एक्ट में वो फीचर्स या वो प्रोविजंस क्यों आए उसे हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात कि हिस्ट्री जब हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था तो हमने उसे इस तरह से इन डेप्थ हम में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो इसलिए इन फीचर्स को समझना या इन एक्ट्स के क्या सिग्निफिकेंस थे उस टाइम की प्रिवेलिंग सिचुएशन में इंडिया में, वो हम लोग आज रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज इन्हीं सारी छोटी छोटी मुसीबतों को हम सॉर्ट आउट करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। आज हम सबसे पहला जो एक्ट देखेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कि ये एक्ट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या है ये एक्ट और क्यों लाने की जरूरत पड़ी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काफी टाइम से थी, ठीक है, बट 1773 में किसी एक्ट को लाने का, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट टर्म के साथ कि रेगुलेट कर रहे हैं हम कुछ, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे जो है छोटे छोटे रीजंस हैं। सबसे पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऐसा एक रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत हमें इसलिए उस टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ब्रिटेन में बैठी थी, जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सबसे पहले तो 1 मिलियन पाउंड का जो है लोन डिमांड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन द ईयर 1772, जो बहुत उस समय बहुत अचंभित बात थी। एक, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट था। दूसरा कि यही ऑफिशियल्स जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जब ये अपने रिटायरमेंट के बाद या अपनी फैमिली से मिलने छुट्टियों पर जब घर जाया करते थे, यानी इंडिया से ब्रिटेन जाया करते थे, तो बहुत सारा वेल्थ और बहुत सारा रिच कैरी करके ले जाया करते थे। जब वो लोग इंडिविजुअली इतना रिच कैरी कर रहे हैं तो फिर कंपनी जो है कैसे नेगेटिव में है कि उनको लोन लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट से अपनी सर्वाइवल के लिए। ये दोनों बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी थी। ये कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है करप्शन, बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक स्टेप के साथ आई, जो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अपार्ट कुछ और छोटे छोटे रीजंस थे, जैसे कि अ, उसी समय अगर आपको ध्यान हो तो 1773 से ठीक पहले यानी 1769 में एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था जब बहुत टाइम बाद जब ब्रिटिश आर्मी जो है किसी इंडियन रूलर से जो है हार गई थी। और 1769 में हैदर अली से ब्रिटिश आर्मी हार गई थी एंग्लो मैसूर वॉर में। ये भी एक रीज़न रहा था कहीं ना कहीं। साथ में बंगाल में बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस हो गया था, एनआरकी का स्टेट आ गया था। ये सारे रीजंस कल्मिनेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवोक किए कि वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आए। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि ये कि यहाँ से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जब घर जाया करते थे तो बहुत सारा रिच कैरी किया करते थे, जिससे वहाँ के जो कॉमनर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि दिस इज गोइंग टू करप्ट देम। यहाँ से जब लोग जा रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू करप्ट देम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का कल्मिनेशन जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को प्रोवोक किया था। इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप था फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक पहला स्टेप था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे जिन भी लोगों का कंपनी में शेयर होल्डिंग हुआ करता था, ठीक है, उनको प्रोप्राइटर्स कहते थे। ठीक है, जिन भी लोगों का कंपनी में शेयर होल्डिंग होता था उनको प्रोप्राइटर्स कहते थे। और ये प्रोप्राइटर्स जो होते थे, ये जो है कुछ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते थे। इन डायरेक्टर्स का काम होता था कि ये कंपनी के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ऐसे ही 24 डायरेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। ठीक है, जिनका टेन्योर 4 साल का हुआ करता था। यहाँ तक ठीक है। और जो कंपनी का हाईएस्ट ऑफिशियल होता था उसको गवर्नर कहते थे।
होप आई एम क्लियर कि डायरेक्टर्स कौन होते थे और गवर्नर कौन होते थे। अब जो ये डायरेक्टर्स सेलेक्ट हुए थे, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो 24 इन नंबर थे, इनका काम क्या था? इनका काम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको जो है कंपनी के अफेयर्स की सारी रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होती थी। ठीक है, और ये किस टॉपिक पे रिपोर्ट सबमिट करते थे? तो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ये तीन टॉपिक, ये तीन जो है विषय रहा करता था, जिसमें जो है इनका काम था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। इसके अपार्ट जो है कुछ और फीचर्स जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू लाए गए थे। सबसे पहले जो है, उस टाइम तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों में गवर्नर्स हुआ करते थे, बट 1773 के एक्ट के बाद जो है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका नाम चेंज कर दिया गया। जो नया नोमेनक्लेचर था उसके अकॉर्डिंग उनको डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था। सॉरी। और उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल क्रिएट की गई, जिस काउंसिल में 4 मेंबर्स हुआ करते थे। तो कुछ हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया कि जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, और उन्हें एक 4+1 की काउंसिल दे दी गई। ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जो कंपनी के अफेयर्स से रिलेटेड सारे मैटर पे जो है डिसीजन लेने का काम इस काउंसिल के पास आ गया। ठीक है, अब इस काउंसिल के अंदर कैसे किस तरह का पैटर्न था या किस तरह से ये काउंसिल रन करती थी? तो सबसे पहले ये काम करती थी मेजॉरिटी वोट के सिस्टम पे। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डिसीजन लेना हो तो हमेशा मेजॉरिटी वोट का रूल काम करता था। साथ में गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट भी दिया गया था। होप आप लोग कास्टिंग वोट का मतलब समझते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ तो मैं कुछ ऐसे समझा सकती हूँ कास्टिंग वोट, कि गवर्नर जनरल के पास एक एडिशनल वोट था। सपोज कि किसी भी टॉपिक पर अगर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे वोट करना था एंड 4 लोग थे, 4 में से दोनों तरफ जो है दो दो लोग हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एक एक्स्ट्रा वोट पुट कर सकता है अपना। ठीक है, वो कास्टिंग वोट होता है। ऑलरेडी वो एक बार वोट पुट कर चुका होगा जब ओरिजिनली कोई टॉपिक रखा गया होगा, एंड सेकेंड टाइम वो जो वोट पुट कर रहा है इन केस ऑफ इक्वलिटी, तो वहां पे जो है कास्टिंग वोट का कहलाता है। होप आई हैव मेड दिस क्लियर। इन केस आपको समझ में ना आया हो ये टॉपिक कास्टिंग वोट क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो है जितने भी डिसीजन होते थे वो मेजोरिटी वोट से होते थे, और गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट होता था। इसके अपार्ट किसी भी डिसीजन को पूरा करने के लिए जो है एक कोरम का होना जरूरी था। कोरम क्या होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने ही चाहिए, उसके बिना किसी टॉपिक को जो है डिस्कस ही नहीं किया जाएगा या पुट फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, या फिर उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इस केस में जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो वहां पे बोला गया कि मिनिमम मेंबर्स जो रिक्वायर्ड हैं वो है 3 मेंबर्स, यानी काउंसिल 5 लोगों की थी, बट कोरम जो है 3 मेंबर की होनी ही चाहिए। उसके बिना कोई भी टॉपिक जो है डिस्कस नहीं किया जाएगा। होप मैंने यहाँ तक अपने आप को क्लियर रखा है। आज भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। आज भी हमारे, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें और आप लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास इंडियन पार्लियामेंट में भी किसी भी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए जो है कोरम नेसेसरी है, और यहाँ पे हम जो कोरम रखते हैं वो 10% का रहता है। 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी अगर कोई भी टॉपिक जो है इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कस होना है किसी भी हाउस में, तो उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 10% मेंबर्स वहां पे होने चाहिए, तो ही जो है कोई भी बिल जो है टेबल पे रखा जाएगा। इट इज द सेम वे, उस टाइम पे कोरम 3 मेंबर्स का होता था। ओके, इसके अपार्ट गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दिए गए, या फिर ऐसा कह सकते हैं उनको और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। बट किन के कंपैरिजन में और ज्यादा पावरफुल बनाया गया? तो जो बाकी दो प्रेसिडेंसीज थे, बॉम्बे और मद्रास, उनके कंपैरिजन में जो है इन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। हालांकि क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि किन टॉपिक्स पे या किन सब्जेक्ट्स में इनको पावरफुल बनाया गया इस एक्ट में, बट हाँ, डेफिनेटली उनको ज्यादा पावर असाइन की गई। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोविजन था इस एक्ट का कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बाद स्टैब्लिश भी किया गया था इन द ईयर 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसके जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो थे सर एलिजा
इम्पे, ठीक है। सर एलिजा इम्पे को फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था। यानी कि एक प्रपोजल आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिसमें कहा गया कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करना है। सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में इस्टेब्लिश भी किया गया कोलकाता में, और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा इम्पे थे। इनके साथ ही जो है 3 सबऑर्डिनेट जजेस भी अपॉइंट किए गए थे। इसके अपार्ट जो लास्ट प्रोविजन था इस एक्ट का, उसमें जो है यही कहा गया कि जो जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, या पब्लिक सर्वेंट्स, जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं लोकल्स के साथ, ठीक है। ये बेसिकली ये भी एक स्टेप था ताकि करप्शन को रोका जा सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा ही जो रेगुलेटिंग एक्ट का शुरू हुआ था उसके लिए करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उसको ध्यान में रख के जो है ये स्टेप, ये सिग्निफिकेंट ये प्रोविजन भी लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। ओके, अभी मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, ठीक है। ये है सर वॉरेन हेस्टिंग की फोटो, वॉरेन हेस्टिंग की फोटो, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, और यही जो है गवर्नर ऑफ बंगाल से इन्हीं का नोमेनक्लेचर चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया इनको। तो ही अगर क्वेश्चन होता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो होपफुली आप मार्क कर पाएंगे इसलिए कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अगर एक बार मैं समराइज करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट को तो इस तरह से कर सकते हैं, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। सबसे पहले क्या किया गया, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए जो 24 इन नंबर थे, जिनका काम था कि वो अपने एनुअल रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पुट करें। किन मैटर्स पे, तो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री के अफेयर्स में। इसके अपार्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। इनको एक काउंसिल दी गई जो 4 मेंबर्स की थी। तो जो इनके काउंसिल का स्ट्रक्चर था वो 4+1 था। 4+1 मतलब 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और एक जो है ये वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फाइन। इसके बाद जो इनके काउंसिल में डिसीजन लेना था, कोई भी डिस्कशन होना था, उसमें जो डिसीजन लेना होता था वो हमेशा मेजोरिटी वोट से होता था, और गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट होता था, ठीक है। इसके अपार्ट कोई भी मीटिंग अगर हो रही है तो हमेशा एक कोरम पूरा होना जरूरी है। वो कोरम जो है 3 मेंबर्स का होता था, 3 मेंबर्स का। नेक्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसके पास एडिशनल पावर्स थे। किससे एडिशनल पावर्स थे, तो इन कंपैरिजन टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एज वेल एज गवर्नर ऑफ मद्रास। इसके अपार्ट जो है एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने को कहा गया, जो 1774 में स्टैब्लिश भी किया गया। सर एलिजा इम्पे जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस बने इस कोर्ट के। नेक्स्ट जो था कि एक हम ये मतलब खुद भी समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्ट ही लाया गया था जो है कंपनी में जितने भी वाइसेस थे उनको रोकने के लिए। तो इस तरह से जो है कंपनी के ऑफिशियल्स को जो है इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू बोला गया कि भाई आप प्राइवेट ट्रेड या किसी भी तरह का ब्राइब नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ताकि उनके करप्शन पे थोड़ा रोक लगाया जा सके। तो यही था आज रेगुलेटिंग एक्ट में, हमें बस इतना ही पढ़ना है। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है मैं एक एक करके सारे एक्ट्स कवर करते जाऊंगी आप लोगों के लिए। एंड साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ और एक्ट्स कवर करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग के सामने पुट करूंगी, एंड आप लोग, मुझे यकीन है कि उन क्वेश्चंस को आंसर करने की पोजीशन में रहेंगे इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा ना लगा हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं कि और क्या आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। इसके बाद आप किसी और टॉपिक पे अगर हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।